स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रूप लिए हुए है। और वो विषय कौन सा है, वो विषय आज हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले क्या है भाई, एक जैसे टीचर है क्लासरूम के अंदर जाता है, तो क्लासरूम में जाने से पहले उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन करके जाता है, वो क्या उसका टीचिंग मेथड होना चाहिए, क्या उसके पास में टीचिंग मटेरियल होना चाहिए, क्या वो टीचिंग एड लेके जाता है, क्या वो पहले से प्रिपरेशन लेके जाता है। तो ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लेसन प्लान। और लेसन प्लान क्या है, बीएड के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकंड ईयर के अंदर दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड ईयर के अंदर तो फाइलें बनती हैं, उसके अंदर लेसन प्लान चाहिए होता है, आपकी प्रेजेंटेशन होती है। और बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होता है, लेसन प्लान से रिलेटेड आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो ये दोनों क्लास के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो ये लेसन प्लान है, ये लेसन प्लान हमारी जो टीचिंग होती है ना, ये एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस क्या होता है, ये एक तो जो टीचर होता है अपनी प्लानिंग लेके चलता है। एनुअल का प्लानिंग होता है भाई, जैसे पूरे साल की हमने प्लानिंग करी भाई, जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसने हमने डिवाइड कर दिया। जैसे आपकी बुक है, आपकी बुक क्या है, पूरी की पूरी एक साल के लिए बनी हुई है भाई, आपने पूरा साल ये पढ़ना है। आपकी 5 यूनिट हैं और इस यूनिट में से ये क्वेश्चन आपने करने हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एनुअल प्लानिंग हो गई। उसके बाद वो यूनिट में टॉपिक बांट रखे हैं। उन टॉपिकों को यूनिट में बांटे हुए क्या है भाई, 2 महीने में आपने ये करना है, 3 महीने में आपने ये करना है, ठीक है। तो वो आपका आ गया यूनिट प्लानिंग। उसके बाद एक होती है हमारी डेली प्लानिंग भाई, क्लासरूम के अंदर जाके हमने आज ये पढ़ाना है टॉपिक, तो वो आ जाती है हमारी डेली प्लानिंग के अंदर। तो जो लेसन प्लान होता है हमारा, ये इस तरह से एनुअल करिकुलम और यूनिट प्लानिंग और डेली लेसन प्लानिंग, तो ये टीचिंग प्रोसेस है हमारा, इस तरह से चलता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एल.बी. सेंट्स, डेफिनेशन के बारे में अगर लेसन प्लान की बात करें तो एल.बी. सेंट्स क्या कहता है, लेसन प्लान इज एक्चुअली ए प्लान ऑफ एक्शन। यानी जो क्लासरूम के अंदर टीचर ने एक्शन करने हैं, जो पढ़ाना है, जो उसकी एक्टिविटी रहने वाली है, तो वो प्लान है। इट इंक्लूड्स द वर्किंग फिलॉसफी ऑफ द टीचर, हिज नॉलेज ऑफ फिलॉसफी, his information about understanding of his pupils, comprehensive of the objectives of education, his knowledge of the material to be taught and his ability to utilize effective methods। यानी क्लासरूम के अंदर जाके किस मेथड को यूज करके अपने विद्यार्थियों के सामने अपने टॉपिक को परोसना, कैसे उनको पढ़ाना, किस तरीके से, तो ये बोलता है यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद हमारे फेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, ये 3 फेज के अंदर गुजरती है। और वो कौन सी है, जैसे हमारी अकॉर्डिंग टू फिलिप जैक्सन क्या कहता है भाई, प्री एक्टिव फेज, यानी हमारे जो पहला जो पॉइंट आता है प्री एक्टिव फेज, यानी क्लासरूम के जाने से पहले, क्लासरूम के अंदर जाने से पहले हमने क्या करना है, प्री एक्टिव फेज, यानी हम पहले से प्रिपेयर होते हैं भाई, हमने ये टॉपिक आज टीच करना है, इस टॉपिक के अंदर हमने ये टीचिंग एड यूज करनी है, इस टॉपिक के अंदर आज बच्चों से ये क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो पूरा का पूरा पहले से ही प्लान करके चलता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंटर एक्टिव फेज। इंटर एक्टिव फेज के अंदर क्या होता है, क्लासरूम के अंदर जो जो एक्टिविटी होती है, जैसे क्लासरूम के अंदर टीचर गया और उसने क्या किया, अपने टॉपिक को टीच करना शुरू किया, और जैसे बच्चे हैं तो उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, बच्चे कितना उसमें से ग्रास्प कर पा रहे हैं, बच्चे कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। तो जो भी एक्टिविटी होती है क्लासरूम के अंदर, वो आती है हमारी इंटर एक्टिव फेज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट एक्टिव फेज, यानी हमने पहले प्लान किया, क्लासरूम के अंदर जाके उसको अप्लाई कर दिया, उसके बाद बच्चों ने उस लेसन प्लान से या उस टॉपिक से या जो आपने क्लासरूम के अंदर कवर किया था कितना समझ पाए, अपने जीवन के अंदर कितना उतारने का प्रयास किया, या जो जो उनके बिहेव के अंदर चेंज आए, तो वो सारे के सारे हमारे पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लान, यानी जो हमारा लेसन प्लान है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसे स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी जो हमारा लेसन प्लान होता है क्या है, स्टडी ऑफ पास्ट, हमें पास्ट के बारे में बताता है, भाई पीछे हमने ये गलती की थी और इस लेसन प्लान के अंदर हम आगे इन गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बच्चों से प्रीवियस नॉलेज पीके टेस्टिंग करते हैं, तो पीके टेस्टिंग हमें क्या बताती है, यही तो बताती है भाई बच्चे पहला जो चैप्टर है कितना करके आए, ताकि अगले चैप्टर के साथ में उसको एसोसिएट किया जा सके। उसके बाद इंफॉर्मेशन और नॉलेज, लेसन प्लान का जो मेन मकसद होता है विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स की नॉलेज को बढ़ाना, नॉलेज उनके ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी करना। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ राइट एटीट्यूड, विद्यार्थियों के अंदर राइट एटीट्यूड की डेवलपमेंट करना, यानी उनकी जो शिक्षण अभियोग्यता है, अभिक्षमता है, उसको उजागर करना या जागृत करना या उसको बढ़ाना। उसके बाद सिस्टमेटिक नॉलेज, जो लेसन प्लान होता है ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। क्लासरूम के अंदर सारी की सारी जो एक्टिविटी होती है वो लेसन प्लान के अंदर पहले से लिखी होती है, भाई ये एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर होती है, तो सिस्टमेटिक नॉलेज है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, विद्यार्थियों का जो बौद्धिक विकास होता है वो लेसन प्लान के माध्यम से इजीली हो सकता है, क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी क्लास होती है ना ये होमोजीनियस होती है। मतलब यहाँ पे ये नहीं है भाई स्टूडेंट सारे के सारे इंटेलिजेंट होंगे, यहाँ पे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल भी हो सकते हैं और मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं। तो उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कैसे हो ये हम लेसन प्लान के माध्यम से कर सकते हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बना के, टीचिंग एड बना के। उसके बाद इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, लेसन प्लान से क्या होता है, जैसे हमारी क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर हमने बहुत मेहनत करके मान लो पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद भी जो स्टूडेंट है उनको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, या हम अपने टॉपिक को बहुत ज़्यादा लंबा खींच देते हैं और उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स ध्यान देने लग जाते हैं, भाई इतना टाइम हो गया और टीचर अभी क्लासरूम से बाहर नहीं गया। तो इसका मेन कारण क्या है कि हमारी जो टाइम मैनेजमेंट होती है वो ठीक नहीं होती। तो लेसन प्लान हमें बताता है भाई स्टेप वाइज हमें कैसे काम करना है और हमने इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है। उसके बाद लिंक न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज, यानी जो हमारी पुरानी या पुराना ज्ञान है उस पुराने ज्ञान को हमने क्या करना, नए ज्ञान के साथ में जोड़ देना होता है। ठीक है, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ में जोड़ना, ये लेसन प्लान के माध्यम से हो सकता है। और उसके बाद अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ कंटेंट, मतलब जो कंटेंट है बार बार वही रिपीट ना हो, तो अननेसेसरी मतलब कोई भी पॉइंट ना आए, तो ये लेसन प्लान हमें इसके बारे में भी बताता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, यानी जो लेसन प्लान होता है इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है। देखिए जैसे गाइड फॉर द टीचर, एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर के अंदर अगर मान लो हेजिटेशन है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो लेसन प्लान के माध्यम से वो अपनी कमी को दूर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लेसन प्लान के अंदर आपने क्या हुआ भाई प्रिपरेशन, आपने पहले प्रिपेयर करके गए, तो जाहिर सी बात है आपको टॉपिक तो पूरा का पूरा क्लियर है आपको। अब क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट कैसे करना है, कहीं पे मान लो कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, भाई किसी वर्ड में आप अटक गए, किसी पॉइंट पे आप अटक गए, तो आप लेसन प्लान आपके पास में होता है तो प्रिपेयर पहले से कर रखा है, तो आप उसमें इजीली देख सकते हो। तो गाइड फॉर द टीचर, टीचर को जो सही मार्गदर्शक के रूप में लेसन प्लान काम करता है। उसके बाद हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना और खुद का मूल्यांकन करना। भाई अगर मैं आपको मान लो पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं ना सभी, अब आप सुन रहे हो मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो रहा है कि हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन, भाई मूल्यांकन, आप मेरा मूल्यांकन कर रहे हो और मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपका भी मूल्यांकन कर रहा हूं, भाई ये कितना अच्छा पढ़ा रहा है या कितना बुरा पढ़ा रहा है, और बच्चे कितना पढ़ रहे हैं या कितना नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद नॉलेज इन ऑर्डर, जो नॉलेज होती है सिस्टमेटिक ढंग से विद्यार्थियों के सामने रखी जाती है, भाई कैसे पीके टेस्टिंग होएगी, कैसे लेसन प्रेजेंटेशन होएगी, कौन सी हमारी स्किल्स यूज होएंगी, तो वो सारा आ जाता है नॉलेज इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में चलती है। उसके बाद प्रॉपर टीचिंग इन्वायरमेंट, क्लासरूम के अंदर टीचिंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाता है। भाई आप टीचिंग एड का यूज कर रहे हो तो बच्चों की क्यूरियोसिटी, बच्चों की जो जिज्ञासा होती है वो जागृत होती है, भाई टीचर कैसा पढ़ा रहा है, चलो देख लेते हैं। उसके बाद रिमीडियल ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और टीचिंग एड के माध्यम से उस प्रॉब्लम का निराकरण किया जा सकता है, लेसन प्लान के माध्यम से उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। उसके बाद
हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग स्टडी मटेरियल। भाई आपको क्लासरूम में पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, टॉपिक आपने निश्चित कर लिया, उस टॉपिक के लिए आपने क्या क्या एक्टिविटी चाहिए होती हैं वो आपने निश्चित कर ली, आपने क्वेश्चन कितने पूछने हैं, कैसे पूछने हैं वो आपने डिसाइड कर लिया, टीचिंग एड कौन सी बनानी है वो आपने डिसाइड कर दी। जब आप क्लासरूम के अंदर जाओगे तो 100% आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव रहेगी। उसके बाद अचीवमेंट ऑफ डेफिनिट ऑब्जेक्टिव्स। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, शिक्षा का जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या है, चेंज इन बिहेवियर, विद्यार्थी के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाना। आपने बहुत बार देखा भी होगा भाई, बहुत लोग आपको बोलते हुए नजर आएंगे भाई ये तो पढ़ा लिखा गंवार है। क्यों बोलते हैं वो? अरे हम पढ़ लिखने के बाद भी अगर अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, अपने बिहेव के अंदर चेंज नहीं ला पाते हैं, तो एजुकेशन का क्या फायदा है? तो ये कहता है भाई जो हमारे डेफिनिट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कम से कम वो तो अचीव हों। और वो अचीव कब होंगे? जब आप क्लासरूम के अंदर लेसन प्लान लेके जाते हो और आपका पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है भाई क्लासरूम के अंदर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो वो विद्यार्थी उसको सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल, पूरा का पूरा टीचिंग मटेरियल को सिलेक्ट करके और आप सिस्टमेटिक ढंग से क्लासरूम के अंदर लेके जा सकते हो। और उसके अंदर कौन कौन से मेथड यूज होंगे, कौन सा मेथड, जैसे मान लो लेक्चर मेथड आपने यूज करना है, जैसे मान लो आपने प्ले वे मेथड यूज करना है, जैसे आपने प्रोजेक्ट मेथड यूज करना है, जैसे फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश आपने डायरेक्ट मेथड यूज करना है। अगर अब कोई क्लास आपकी ऐसी है भाई वहाँ पे ट्रांसलेशन मेथड यूज किया जा रहा है या बाइलिंगुअल मेथड यूज करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो हमारे मेथड्स होते हैं वो आप सेलेक्ट करके जाते हो, तो यहाँ से ये पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की जो प्रीवियस नॉलेज है वो टेस्ट करने से क्या फायदा होगा? एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। कैसे आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस? एक तो आपको ये पता चल जाता है भाई कौन से विद्यार्थी, जैसे मान लो हमने किसी विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछा और उसने जवाब दे दिया, आपने बोल दिया वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बच्चा का सीना गर्व से फूल जाएगा भाई टीचर ने मेरी बड़ाई कर दी आज तो वो ऐसा बोलने लगेगा, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत होगा। दूसरा क्या होगा, टाइम एंड सेविंग। भाई जब प्रीवियस नॉलेज आपकी जान लेते हो आप, भाई बच्चे ये ज्ञान जानते हैं, बच्चे इतना जानते हैं, उसके बाद आप पढ़ाना शुरू करोगे तो मजा आएगा आपकी टीचिंग के अंदर। उसके बाद यूज ऑफ मैक्सिम ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के कुछ सूत्र होते हैं, जैसे मान लो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, या मान लो जैसे हमारे सूत्र हैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, यानी सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त। मूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको आप जानते हो। अमूर्त का मतलब होता है जिसको आप नहीं जानते। सरल का मतलब होता है जो आपको आता है। कठिन का मतलब जो आपने पढ़ना है। तो इस तरह से हमारे जो मैक्सिम्स होते हैं हम टीचिंग के, उनको यूज क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं और ये प्रीवियस नॉलेज के अंदर हमें पता चल भी जाता है। उसके बाद प्रोवाइड समरी ऑफ द लेसन। यहाँ पे हमें क्या है कि प्रोवाइड समरी ऑफ द लेसन, लेसन प्लान के अंदर जो उसकी समरी होती है लेसन की, वो क्लासरूम के अंदर प्रोवाइड करा दी जाती है बच्चों को, तो वो आसानी से मतलब समझ में आ जाता है। डेवलप गुड हैबिट्स, बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का विकास हो जाता है। एनहांस इफेक्टिव ऑफ टीचिंग, और हमारी जो टीचिंग होती है वो ज़बरदस्त हो जाती है अगर हम टीचिंग एड्स का यूज करते हैं, अगर हम लेसन प्लान का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान। भाई आपने एक लेसन प्लान तो बना दिया, लेकिन उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। एक तो क्या होता है रिटन, मतलब जो लेसन प्लान होता है रिटन फॉर्म में होता है, और रिटन फॉर्म का मतलब है कि साफ सुथरी अच्छी राइटिंग। उसके बाद में उसके अंदर क्या क्या मटेरियल चाहिए, उसका एम क्लियर आपके सामने होना चाहिए। बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज, यानी जो पीके टेस्टिंग है उसके ऊपर बेस्ड लेसन प्लान हो। एडिक्वेट मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग का जो मेथड है वो उचित, मतलब कौन सा मेथड अपने क्लासरूम के अंदर यूज करना है वो आपके सामने पहले से ही क्लियर होना चाहिए। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, क्लासरूम के अंदर जो शिक्षण है ना, ये भी एक मतलब
ऐसा नहीं है भाई ऐरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी जाके पढ़ा ले, ये भी एक टेक्निक के माध्यम से ये होता है। जैसे हम ये टेक्नोलॉजी अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या है, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, मतलब अगर आप टेक्निक जानते हो तो टीचिंग आपकी आसानी हो जाएगी। उसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अब जैसे मान लो हमारी ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, ऑडियो जिनको सुना जा सकता है, टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, विजुअल चार्ट या मॉडल जिसको देखा जा सकता है, ऑडियो विजुअल मान लो जैसे जिसको देखा और सुना जा सकता है, टीवी है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की होनी चाहिए उसमें, और रिकॉग्नाइजेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखो आपकी जो क्लास होती है ना, इसमें सभी बच्चे अलग अलग मेंटलिटी के होते हैं, जो ट्विंस भी होते हैं मतलब जुड़वा बच्चे भी होते हैं, वो भी रंग रूप आकार में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन मेंटली तौर पे वो भी अलग होते हैं। तो ऐसे बच्चों का क्या होता है भाई, ऐसे बच्चों की पहचान करें, पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानें। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने के लिए क्या है कि जो टीचर होता है ना, उसको साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, ताकि बच्चे का चेहरा, बच्चे के हाव भाव वो देख के पहचान सके भाई ये बच्चा मतलब इस प्रॉब्लम में है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये लेसन प्लान के माध्यम से हमें पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, यानी एक लेसन प्लान को आपने प्रिपेयर करना है तो कौन कौन से स्टेप हैं। पहला प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के अंदर 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो होती है हमारी पीके टेस्टिंग, दूसरी होती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। फिर हमारी आ जाती है प्रेजेंटेशन, जब हमारा टॉपिक अनाउंस हो जाता है भाई आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं, उसके बाद आ जाती है हमारी प्रेजेंटेशन। फिर एसोसिएशन और कंपैरिजन। एसोसिएशन और कंपैरिजन का मतलब है भाई हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है और दूसरे सब्जेक्ट में बच्चे ने कितना ज्ञान लिया, उस ज्ञान के साथ में नए ज्ञान को जोड़ देना, एक बात तो ये। दूसरा आपका ही जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जो पहले मतलब आप काम कर चुके हो उसके साथ में दूसरे टॉपिक को एसोसिएट कर देना। उसके बाद जनरलाइजेशन, सामान्यकरण आता है। एप्लीकेशन, प्रयोग, जितना आपने पढ़ाया वो प्रयोग कितना किया गया। और रिकैप्चुलेशन, यहाँ पे आ जाता है भाई पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति में आ जाते हैं हमारे 2, 3, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे ये स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा भाई कंपोनेंट्स और फॉर्मेशन ऑफ लेसन प्लान। जो हमारा लेसन प्लान होता है उसके कंपोनेंट्स या फॉर्मेट क्या है, लेसन प्लान के अंदर क्या क्या चीज चाहिए होती है। एक तो देखो हमें पीटी रोल नंबर लिखना होता है, उसके बाद में क्लास, टाइम, डेट, सब्जेक्ट और टॉपिक। पहला तो हमारा यही आ जाता है, ये है हमारे कंपोनेंट्स या फॉर्मेशन ऑफ लेसन प्लान। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हमारे आते हैं, ऑब्जेक्टिव हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जैसे जर्नल और स्पेसिफिक। उसके बाद में टीचिंग मटेरियल आ जाता है, टीचिंग मेथड आ जाता है, भाई हमने जब लेसन प्लान पढ़ाने के लिए जाना है तो हमने कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है। उसके बाद पीके टेस्टिंग, पीके टेस्टिंग में हमने कितने क्वेश्चन पूछने हैं, मैं बार बार यही बोलता हूँ भाई कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो होने चाहिए। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आ जाती है, फिर प्रेजेंटेशन आ जाती है, सब्जेक्ट मैटर होता है, पीटी एक्टिविटी होती है, स्टूडेंट एक्टिविटी होती है। अभी इसके बाद मैं लेसन प्लान कैसे बनता है आपको ये बताने वाला हूँ। उसके बाद सीबीडब्ल्यू, सीबीडब्ल्यू का मतलब होता है चौक बोर्ड राइटिंग। और चौक बोर्ड राइटिंग के होते हैं, पहले हमारे डिफरेंट मतलब ब्लैक बोर्ड यूज होता था, अब डिफरेंट कलर के बोर्ड यूज होते हैं, तो इसलिए इसको चौक बोर्ड राइटिंग बोलते हैं। उसके बाद में जर्नलाइजेशन, सामान्यकरण करना किसी भी टॉपिक का, और उसके बाद में रिकैप्चुलेशन और होमवर्क। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है ये उसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में अब मेन आपका आ गया भाई लेसन प्लान हमने बनाना कैसे है, लेसन प्लान बनता कैसे है, फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पीटी रोल नंबर लिखते हैं। पीटी रोल नंबर, यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टॉपिक। ठीक है, दूसरी साइड के अंदर अगर हम जाएं तो क्लास, टाइम और डेट वो हमारा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो आपका जो भी रोल नंबर है XYZ हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सब्जेक्ट आपका मान लो SST आज
हम करेंगे तो एसएसटी लिख दिया। टॉपिक अभी हमने आपने नहीं लिखा, तो क्लास आ गई मान लो 7th आ गई, टाइम आ गया 35 से 40 मिनट, और डेट आ गई मान लो जो भी XYZ है, ठीक है। तो उसके बाद हम अब लेसन प्लान कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। और ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, 2 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया था, एक तो जर्नल सामान्य और एक है स्पेसिफिक। अब जो जर्नल है, जर्नल में हम 1 2 3 4 मतलब ऐसे डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ना राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ना है हिस्ट्री के अंदर या एसएसटी के अंदर, राष्ट्रीय चिन्ह या नेशनल सिंबल्स, ठीक। अब हमारा मान लो आज का टॉपिक ये है, ये पढ़ना है, तो जर्नल जो सामान्य जो उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य के हम क्या करेंगे भाई, हम लिख देंगे जैसे विषय के प्रति, विषय के प्रति विद्यार्थियों की जिज्ञासा उत्पन्न करना, ठीक है, विद्यार्थियों की जिज्ञासा उत्पन्न करना। दूसरा आ गया विद्यार्थियों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करना। तीसरा मान लो आ गया विद्यार्थियों को देश के प्रति प्रेम बढ़ाना। मतलब इस तरह से हम 3 या 4 सामान्य, मतलब सामान्य भाई अपने विषय से संबंधित आप जो करना चाहते हो। उसके बाद जो स्पेसिफिक है, विशेष उद्देश्य है। विशेष उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में विद्यार्थियों को बताना, तो विशेष में आ जाएगा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्पेसिफिक उद्देश्य के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद स्पेसिफिक जो भी मान लो हमारा है, अब नेक्स्ट हमारा फिर आ जाता है, ये तो हो गया। यहाँ के आने के बाद हमारा होता है फिर टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल, और टीचिंग मटेरियल क्या है, एक तो जर्नल और एक हो जाता है स्पेसिफिक। जर्नल में क्या होता है, जैसे मान लो चौक हो गया, बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, पॉइंटर हो गया, ये तो आ गया हमारा बस जर्नल जो भी टीचिंग एड आपने चाहिए होती है, मतलब जो चाहिए क्लासरूम के अंदर। स्पेसिफिक में आ गया मान लो चार्ट्स या मॉडल, जो भी आप अपने टॉपिक से रिलेटेड बना के गए हो तो वो यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद फिर हमारा आ जाता है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, अब टीचिंग मेथड में क्या होता है भाई, जैसे मान लो लेक्चर मेथड है, ठीक है, हमने लेक्चर मेथड के जरिए पढ़ाना है, भाषण विधि है, या मान लो प्लेवे मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, जो भी मेथड का हमने यूज करना है तो वो आ जाता है। उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग, और पीके टेस्टिंग में वही 3 4 5 क्वेश्चन आपने डालने हैं। जैसे आप किस देश के अंदर रहते हो, भारत देश कब आज़ाद हुआ, भारत देश को आज़ाद कराने में किन किन नेताओं ने, किन किन महापुरुषों ने योगदान दिया। उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन से हैं, यहाँ बच्चे मौन रहेंगे, उनको पता नहीं होता, तो आप लिखोगे भाई, जो आखिरी का क्वेश्चन था, लास्ट का क्वेश्चन था, यहाँ पे बच्चे मौन रहे। अब हम फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी अब बच्चों के सामने हमने टॉपिक को अनाउंस करना है भाई, आज बच्चों हम राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आपको क्या करना है, पेज को डिवाइड कर लेना है ऐसे, ठीक है। पेज को ऐसे डिवाइड किया। अब यहां पे आपने लिखा कंटेंट, यहां पे आपने लिखा पीटी एक्टिविटी, यहां पे लिखा स्टूडेंट एक्टिविटी, और यहां पे लिखा आपने CBW, ठीक है। अब यहां कंटेंट में टॉपिक क्या हमारा, राष्ट्रीय चिन्ह,
राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहां आपकी पीटी एक्टिविटी के अंदर फुल एक्सप्लेनेशन राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय चिन्ह हमारे क्या हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हमारे कौन से हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो राष्ट्रीय ध्वज की फुल एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर कितने कलर हैं, कौन सा कलर किस चीज़ का प्रतीक है, ये सारा। और यहाँ पे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं या नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, नोट कर रहे हैं या लिख रहे हैं। आप पढ़ा रहे हो और वो सुन रहे हैं या नोट कर रहे हैं। अब जैसे मान लो राष्ट्रीय ध्वज, तो यानी आपने पहले तो अपना बोर्ड पे यहाँ पे लिखना है राष्ट्रीय चिन्ह। अब पहला कौन सा आपने मान लो किया डिसाइड, भाई राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप पढ़ा रहे हो, तो यहां आ गया राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, अब ये किया। उसके बाद जब राष्ट्रीय चिन्ह आपका राष्ट्रीय ध्वज हो जाए, फिर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ लो कोई भी। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर नहीं डालना, वैसे बता रहा हूं। यहां क्वेश्चन पूछ लो, भाई आप किस देश के अंदर रहते हो, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो उसके अंदर कितने रंग हैं, तो एक या दो क्वेश्चन पूछ लो। यहां पे क्वेश्चन आ गया, प्रश्न आ गया, और यहां बच्चे ने उसका उत्तर दे दिया। यहां उत्तर लिख दो, जो बच्चे ने उत्तर दिया है वो लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट मान लो राष्ट्रीय गान। अब राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक, उसके बाद किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद कितना समय लगता है, फुल एक्सप्लेनेशन। और जब ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, यहाँ पे बच्चे सुन रहे हैं या लिख रहे हैं, और यहाँ पे राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान के बाद मान लो रविंद्रनाथ टैगोर 52 सेकंड। तो जो मेन पॉइंट आपने बोर्ड पे लिखने हैं ये हो गया। उसके बाद आ गया तीसरा, मान लो अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया, वो सारा का सारा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। पीटी एक्टिविटी के अंदर एक्सप्लेनेशन आएगी। स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर या तो वो सुन रहे हैं या लिख रहे हैं, या फिर आपने कोई क्वेश्चन पूछा और वो उसका आंसर दे रहे हैं। कंटेंट के अंदर मेन पॉइंट और बोर्ड के ऊपर जो भी आप बोर्ड का काम कर रहे हो, ये आपका पूरा लेसन प्लान इस तरह से बनेगा। उसके बाद फिर जब आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाए, यहां पे लिखना जर्नलाइजेशन। और जर्नलाइजेशन में क्या है, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण यानी अब आपकी 4 या 5 लाइनों में, 4 और 5 लाइंस के अंदर आपने समरी लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन पुनरावृत्ति, और यहां पे आ जाएंगे आपके 3 या 4 5 क्वेश्चन। किस देश में रहते हो, राष्ट्रीय ध्वज के अंदर कितने रंग हैं, अशोक स्तंभ कहाँ है या कहाँ से लिया गया है, मतलब पूरा का पूरा आपने अब 4 या 5 क्वेश्चन। उसके बाद लिखना है आपने होमवर्क। ठीक है भाई, कल आपने ये काम करके आना है। तो पूरा का पूरा लेसन प्लान बनाने का ये फॉर्मेट है। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। कोई कमी रहती है तब भी बताया करो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।